Hello students, so let's start second topic of electrostatic part 1 Coulomb's law। क्या भाई? Coulomb's law बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। पूरा आगे का बेसिक जो भी होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे वो इस पर बेस्ड होंगे, तो थोड़ा फोकस होके इस पर भाई ध्यान से अच्छे से तैयार करें। आज थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, फिर भी कोशिश करेंगे पूरा कंटेंट प्रॉपर आपको डिलीवर करें। और आपको भी सभी बच्चों को सोचना चाहिए कि भाई सारे टीचर्स इस पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, तो आप भी थोड़ा उसका उतना ही रिटर्न दें, स्टडी करें बहुत अच्छे से, ताकि आपको भी आगे अच्छे मार्क्स आए, तो भाई टीचर भी प्राउड फील करे कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, इसका कुछ यूज़ किया बच्चों ने अच्छे से। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करें भाई। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 का सेकंड टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, चलिए आइए। बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी लॉ है, बट बहुत इम्पोर्टेंट। टू इजी बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए, क्या है भाई समझते हैं। माइक चेक कर लूँ, ठीक है। ओके, तो ये जो कूलम्ब्स लॉ दिया गया है भाई किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो सबसे पहले तो भाई ये जो लॉ है किसके लिए? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ बिटवीन टू चार्जेस और मोर देन टू चार्जेस। दो से ज़्यादा चार्ज होंगे तब भी लगा सकते हैं, पर मोस्टली टू चार्ज के लिए इसको अप्लाई हम करते हैं। बड़े सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए भी इसको अप्लीकेबल कर सकते हैं, पर दो दो के पार्ट में चार्ज हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। तो मोस्टली बोला जाता है कि भाई किन्हीं दो चार्जेस के बिटवीन में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है, कि भाई कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब भी यहाँ पे समझें आप क्या है, कि भाई ये जो फोर्स है नेचर में ये एट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। कब एट्रैक्टिव हो कब रिपल्सिव हो, पर नेचर दोनों का एक जैसा होता है। मतलब कि इन द सेंस हम बोले तो दोनों चार्जेस के जो रूल्स है या फिर जो लॉ है, एक ही लॉ से इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों टाइप के फोर्सेस, चाहे वो एट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। ओके, चलिए देखते हैं तो भाई किस टाइप के चार्ज हो सकते हैं। तो चार्जेस हो सकते हैं आपका पॉजिटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकते हैं। भाई पॉजिटिव वाले में सबको पता है रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव में रिपल्सिव, ये तो पता है ना भाई कि ये कौन से चार्जेस है। अगर लाइक चार्जेस हों तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव, लाइक चार्जेस के लिए। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो भाई आपको सबको पता है भाई अनलाइक चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा लगेगा? एट्रैक्टिव इन नेचर। इसलिए हमने बोला कि भाई सारे फोर्सेस को एक ही तरीके के लॉ से हम देखते हैं, तो उस वहाँ पे ना एट्रैक्शन का फोर्स बोला ना रिपल्शन का, क्या बोला? फोर्स उनके बीच में लगने वाला, चाहे वो एट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, इसलिए नाम दिया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक भाई, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या था, कैसे वर्क करता है, लॉ क्या बोलता है? देखो, इसका कहना था कि फॉर 2 पॉइंट चार्ज, लिमिटेशन भी कूलम्ब्स लॉ की यही लॉ स्टार्ट नहीं है, उसके पहले आपको लिमिटेशन बता दूँ मैं कि केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। किसके लिए भाई? पॉइंट चार्जेस। ओके, पॉइंट चार्ज सपोज करो कि भाई एक आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, या फिर इसको चार्ज को मान ले कि एक बॉडी जिसको हमने चार्ज कितना दे रखा है? Q1 चार्ज, कितना? Q1। इससे कुछ डिस्टेंस पर कोई दूसरा चार्ज रखा है Q2। इनके बीच का जो सेपरेशन है भाई कितना है? R डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे, R सेपरेशन पे रखे हुए। ओके, तो इन पे फोर्स लगने वाला कितना होगा? तो पता ये चला कि भाई Q1 Q2 पे के ऊपर जितना फोर्स लगाता है, मान लो दोनों चार्जेस, मान लो थोड़ी देर के लिए माना कि ये रिपल्सिव फोर्स है, तो Q1 अप्लाइड फोर्स ऑन Q2, डायरेक्शन ये होगा F(2) ड्यू टू 1। इधर इस पे डायरेक्शन शायद से ये होगा F(1) ड्यू टू 2। ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं, पता है चला कि भाई इक्वल फोर्स लगता है दोनों पे। इस पे चेक करेंगे तो भी फोर्स उतना ही मिला, इस पे चेक करेंगे तो भी फोर्स उतना ही मिला। पता है चला कि फोर्स क्या होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कैसे? फॉर्मूला वाइज देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये भाई आपका जो फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, चाहे इस पे निकाले या उस पे निकाले सेम आता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस।
कि जितना इनका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे फोर्स उतना ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स उसके बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें एक और बताया भाई कि जितना ज़्यादा सेपरेशन रखोगे भी फोर्स उसके स्क्वायर टाइम डिक्रीज होने लगेगा। इट मीन्स F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो जो मैग्नीट्यूड आया भाई फोर्स का वो कुछ इस तरीके से आया। तो मिक्स कर दे दोनों चीज़ों को तो पता है चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स होगा वो क्या होगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के प्रोडक्ट के एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो भाई ये चीज़ मिली हमको। इसको आगे और फर्दर सॉल्व किया भाई, ये पता चला कि भाई प्रोपोर्शनल का साइन है, फिजिक्स में पढ़ते हो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते क्या लगाते, कांस्टेंट लगाते। तो क्या कांस्टेंट लगाया हमने, के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आया हमारा यहाँ पर कितना भाई, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर इज के इज ए कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट फॉर मीडियम। किसके लिए भाई, कोई भी मीडियम होगा इनके बीच में उसके लिए क्या है, कांस्टेंट है। ओके, वेयर के इज कांस्टेंट फॉर मीडियम। वैल्यू कितना होता है इस कांस्टेंट का, तो के की वैल्यू होती है ऐसा यूनिट्स में। जब ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आपको आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, अब इसके के बारे में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भाई के की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट का मीन्स मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अभी इतना क्लियर करें भाई क्या चीज़ कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल भाई जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक जनरल आपको फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। ये कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस वेयर Q1 and Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन है उसके क्या होगा भाई, स्क्वायर टाइम डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे सेपरेशन आप बढ़ाते जाओगे। ओके, सेपरेशन अगर आपने डबल कर दिया पहले से, मतलब आप समझ सकते हो कि 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा पहले का, है ना। चलिए भाई, तो यहाँ तक क्लियर सभी को, इतना नोट किया सभी ने। ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो भी। ओके, इतना नोट करें भाई अच्छे से अपनी नोट्स कॉपी में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम के को, कि के की जो वैल्यू है, ये जो इसमें एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो लिख लो आप अलग से, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है भाई। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसको हम एप्सिलॉन से डिफाइन करते हैं। तो वैक्यूम में जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ड्यू टू वैक्यूम, उसको एप्सिलॉन नॉट से, इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, वो होता है भाई आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, इसका यूनिट क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट यूज़ किया इसका यूनिट बना लो पहले। तो भाई यहाँ पे इस कांस्टेंट का यूनिट बनाया आप, तो एफ का फॉर्मूला भी आपके पास आया था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। आपको हम बता चुके हैं पहले कि भाई चार्जेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन इंटू के, यूनिट लिख रहे हैं सबकी, कूलम का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। चलिए भाई बोलिए के की यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस अपॉन कूलम स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद बेटा ये आपका के का यूनिट आया है। ठीक है, आपको अगर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकाला, देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल है दोनों, बोले यूनिट इन्वर्स हो जाएगी, तो क्या होगा एप्सिलॉन नॉट
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके भाई, यूनिट याद रहेगी सभी को। बड़ी आसान यूनिट बनाना, हम आपको पहले से रटवा नहीं रहे कि यूनिट क्या है, आप खुद निकाल सकते, खुद बना सकते अगर आपको कुछ ये चीज़ें जनरल चीज़ें पता है तो। ओके चलिए, तो आपका ये चीज़ कंप्लीट। इस लॉ को थोड़ा सा प्रॉपर और कैसे लिख सकते हैं, के की जो पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है, के का आपका वैल्यू आपको लिखा है हमने कितना 1/4 इसको जो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप देखेंगे तो फाइनली इसका जो वैल्यू मिलेगा आपको 9 × 10⁻⁹ क्या भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, के का वैल्यू। ठीक, वैसे ये जो वैल्यूज़ होती है गिवन होती है आपके बोर्ड पेपर में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर आपको याद रहे क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको डायरेक्ट रखनी होगी, अवेलेबल नहीं होगी, कई बार हो सकता है ना भी हो, बहुत जनरल वैल्यू है इसलिए। तो नोट कर ले भाई, के का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है मीडियम का, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की तरह इसको यूज़ करेंगे हम। तो के इक्वल कितना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके चलिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि F इक्वल के Q1 Q2/r²। अगर आपसे पूछे कि 1 कूलम चार्ज को डिफाइन कीजिए, कई बार क्वेश्चन आता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई। अभी तो जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², या फिर F इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। अगर इस फॉर्मूले में हम बोलें कि हमने दो चार्जेस लिए, कितने चार्जेस लिए, दो चार्जेस, हम बोल रहे हैं कि भाई इनका चार्ज कितना Q1 Q2, दोनों का चार्ज हमको कितना मिल जाए 1, यानी कि यूनिट मिले, यूनिट चार्ज के 1 कूलम चार्ज हो। सपोज करो हमने काम और किया कि कुछ चीज़ों को और ईजी कर लिया कि R इक्वल कितना ले लिया हमने 1 मीटर, कितना ले लिया भाई, सेपरेशन के बिटवीन 1 मीटर। ठीक है भाई, तो जब R 1 मीटर हो जाएगा तो शायद ऐसा कुछ 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2, यानी कि अगर इनकी वैल्यू अगर हम 1 × 1 कूलम रखते हैं, कितना भाई 1 × 1 कूलम, यानी कि अगर चार्जेस को अगर आपको क्या करना है 1, तो भाई देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर चार्जेस 1 कब होंगे, जब फोर्स इतना होगा, दोनों चार्ज यूनिट चार्ज कब होंगे, इक्वल अमाउंट हमने चार्जेस का बढ़ाया उनमें, जब फोर्स उनके बिटवीन लग रहा हो 9 × 10⁹ न्यूटन। तो इससे हम डेफिनेशन बना सकते हैं 1 कूलम चार्ज की, चार्जेस आर सेड टू बी 1 कूलम इफ चार्जेस आर अपार्टेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस, चार्जेस आर अपार्टेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एंड दे आर एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन, दे एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ रिपल्शन ले लेते हैं, दोनों चार्जेस को सेम लेते हैं, लाइक चार्जेस, they experience a force of repulsion of 9 × 10⁹ न्यूटन, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं तो भाई उन चार्जेस को क्या बोला जाएगा, यूनिट चार्ज। तो ये जो डेफिनेशन मैंने बोली थी इसको आप अच्छे से नोट कर ले भाई, रिवाइंड करके एक बार फिर से सुन लें। फिर बता देता हूँ कि दो चार्जेस को अगर आप, 2 चार्जेस आपके पास हैं, इनको 1 कूलम चार्ज कब बोल सकते हो, जब इनको 1 मीटर सेपरेशन पे रखा जाए, 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाए, और उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कितना हो 9 × 10⁹ न्यूटन, तब उन चार्जेस को क्या बोला जाएगा, 1 कूलम चार्ज। ठीक, तो आपका ये यूनिट चार्ज को डिफाइन करने का सिस्टम भी है एक तरीके से कूलम्स लॉ। ओके, नोट कर ले भाई इतना, पॉज करके अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं भाई। तो वेक्टर फॉर्म में इतना है कि अगर आपके पास 2 चार्जेस हैं तो ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा भाई। अगर ये आपका Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज, तो फोर्स ऑन चार्जेस जो होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आप Q1 Q2 कुछ भी रखें, सेपरेशन अगर उनके बीच में यही है भाई R सेपरेशन, तो भाई फोर्स का वैल्यू वही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इक्वल होगा। और अगर देखा जाए तो भाई दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। Q2 पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो Q1 पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में।
तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि F/1 ड्यू टू 2 इज इक्वल माइनस ऑफ F/2 ड्यू टू 1। ठीक, तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि F/1 ड्यू टू 2 प्लस F/2 ड्यू टू 1 कितना होगा 0। सो नेट चार्ज ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम, नेट फोर्स ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम इज ऑलवेज 0। अगर इसको हम किससे कैलकुलेट करें, कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट चार्ज कितना मिल जाएगा भाई आपको 0 मिल जाएगा। इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, पर इतना नोट करें अभी तक। ओके, चलिए वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। हेडिंग डाल लें कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कर लिया भाई, नोट कर लिया सभी ने। अब अगली चीज़ देखिए भाई, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, अगर चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहली लिमिटेशन ये है कि भाई ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है ओनली एंड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्ज होने चाहिए, 2 पॉइंट चार्ज, पर हर बार ऐसा नहीं, थोड़ा सा समझे कि ये रिलेटिव टर्म है पॉइंट चार्ज, कि अगर मेरे पास एक बड़ी सी बॉल हो जिसको हम पॉजिटिव चार्ज दें, तो भाई इसके जब बहुत ज़्यादा पास से आप देखोगे, अगर कितनी डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस r है, आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये पॉइंट चार्ज नहीं दिखेगा, इस पर बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस अलग अलग आपको दिखेंगे। बट अगर इसको आप r इक्वल इन्फिनिटी पे जाके, मतलब एक बहुत बड़ी डिस्टेंस पे जाके, बहुत ज़्यादा दूर जाके देखें आप इसको, तो भाई आपको छोटा सा दिखेगा, बहुत छोटा। या एग्जाम्पल ऐसा समझो भाई, आपको एक छोटी सी बॉल है आपके पास, इतनी सी बड़ी बॉल है, उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, भाई इसको तो फिर पॉइंट चार्ज बोलेंगे। तो बात यही है यहाँ पे भी, इस बॉल पे जो चार्ज दिया है उसको भी अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके आप देखोगे तो ये भी आपके लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, फिर इस पे एप्लीकेबल है। पर इसके बहुत ज़्यादा पास जब रखा होगा तब इसके ऊपर इस तरीके से आप ये फॉर्मूला अप्लाई या कूलम्ब्स लॉ डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए एक्सटेंडेड चार्ज का मेथड यूज़ करेंगे भाई। कौन सा मेथड, एक्सटेंडेड चार्ज मेथड जो होती है उससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो एक लिमिटेशन ये भी है, पर लिमिटेशन में भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि हर बार लिमिटेशन एक जैसी नहीं होती, थोड़ा सा उसको प्रॉपर तरीके से फील के साथ अप्लाई करें। चलो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है आप कि ये जो फोर्स है ये केवल और केवल लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलॉन्ग एक्ट करता है भाई। किधर, एक्ट ओनली अलॉन्ग द लाइन ऑफ जॉइनिंग। दो चार्जेस है जिनको जॉइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग वर्क करेगा भाई, ठीक है। हमेशा अगर इसको उठा के आपने यहाँ रख दिया तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाना भाई, इसके अलॉन्ग ये वाला फोर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है, इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं, वैसे आगे जाके काम में आता है, पर इतना सा ध्यान रखें, बहुत सिंपल सी लाइन है, बहुत छोटी सी लाइन है भाई, कि भाई ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज एक्ट ओनली एंड ओनली अलॉन्ग द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा, ठीक, बाकी कहीं किसी कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं। लास्ट टॉपिक आज का इस हमारे लेक्चर का, वैसे कूलम्ब्स फोर्स का भी लास्ट है। अगर टू चार्जेस ऐसे हों भाई, एक की पोजीशन ओरिजिन से कितनी हो r1, दूसरे की पोजीशन कितनी हो r2, और ये इनके बीच का सेपरेशन, सपोज करो कि डेल r, ये आपका q2 चार्ज और ये q1 चार्ज, इसके फोर्स इधर लगेगा है ना भाई, इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो हम बात करें कि भाई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये वाला फोर्स, तो भाई आपका जो डेल आर है, शायद फोर्स का डायरेक्शन ये आएगा, तो डेल आर का डायरेक्शन भी ये रहेगा, यस और नो, डेल आर का डायरेक्शन भी ये रहेगा। तो भाई इस पोजीशन को निकालेंगे कैसे। इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, फोर्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2 से, टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है भाई 1 पर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो भाई अगर हमको इस डायरेक्शन में जाना तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। तो डेल आर की वैल्यू क्या होगी, डेल आर होगा हमारे लिए r1 माइनस r2, यस और नो, फाइनल माइनस इनिशियल, r1 माइनस r2। बहुत इजी मेथड भाई, और भी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से, पर ये सिंपल तरीके से देखो। तो r1 माइनस r2, ये पोजीशन से बेटा, इसलिए पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर r2 माइनस पोजीशन वेक्टर, सॉरी r1 माइनस r2। ओके, तो फॉर्मूला होगा कि q1 q2 बाय मॉड ऑफ r1 माइनस मॉड ऑफ
R2 का होल स्क्वायर। भाई तो ये अभी वेक्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको सभी को पता है। तो ये जो है ये केवल मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो शायद ऐसे लिखा जाता है कि वेक्टर ए इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू यूनिट वेक्टर। ये मॉड ऑफ वेक्टर हो गया। और डायरेक्शन अगर आपको बताना है तो यूनिट वेक्टर देना होगा। भाई कौन सी चीज़ का यूनिट वेक्टर? इसका यूनिट वेक्टर कितना भाई देखो, इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर R1 कैप, सॉरी ये R1 माइनस R1 कैप माइनस R2 कैप। ओके, और इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या यूनिट वेक्टर को? देखो बेटा ध्यान से देखना है इस चीज़ को। यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा सकता है कि वेक्टर ए बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो अभी आपके पास यूनिट वेक्टर क्या है? एग्जांपल यहीं से देख लो, यूनिट वेक्टर R1 माइनस यूनिट वेक्टर R2 इक्वल कितना होगा भाई? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस मॉड ऑफ वेक्टर R2। ये मोड वगैरह सारी चीज़ें लेंथ में आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुके हैं बेटा, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में? F1 1/2 होगा KQ1 Q2 कितना? R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड भाई। तो शायद ये वैल्यू अगर मैं रखूँ तो इस पर स्क्वायर था यहाँ पर, इसकी ये जो वैल्यू ये देखो भाई, अगर हमने यहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो कितना आता है? बोलिए ज़रा। वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस मोड ऑफ वेक्टर R2, इस तरीके से, या मोड ऑफ R1 माइनस R2, मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो भाई ये भी मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2, ये भी मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस R2, ये स्क्वायर और ये पावर 1 कितनी हो जाएगी? 3 यानी क्यूब। तो ये एक्चुअल फॉर्मूला भाई वेक्टर फॉर्म में एक्चुअल इस तरीके से लिखा जाता है। एग्जैक्ट सॉल्व करने का तरीका ये है। ओके, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स फोर्स इस तरीके से आप चाहें तो कर सकते हैं, या इसको आप डेल आर भी लिखें तो भी चलेगा, पर आपको ध्यान रखेगा कि डेल आर को आपने निकाला कैसे, इस तरीके से निकाला है। ओके, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको ये वेक्टर की ये चीज़ें मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया भाई, यहाँ पर आसानी से आप कर सकते हैं इसको। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करते F1 ड्यू टू 1, तो हम यहीं पे खेल खेल लेते भाई सारा कि अगर डेल आर हम देखेंगे भाई F1 ड्यू टू 1, तो भाई फोर्स का डायरेक्शन ये स्टार्ट होगा 1 से टर्मिनेट होगा 2 पे। तो भाई 1 हो गया आपके लिए इनिशियल और 2 हो जाएगा फाइनल, जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है। ओरिजिन क्या है फोर्स का? 1 यानी कि इनिशियल, और जहाँ पर एक्ट कर रहा है वो आपका फाइनल पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बोल फाइनल माइनस इनिशियल, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से आप सभी समझदार हैं, यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे आपको दिख रहा हो। तो क्या होगा भाई? R2 माइनस R1, 2 माइनस R1। क्लियर है? बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो भाई अच्छे से एक बार इसको रिपीट करें, खुद से सेल्फ ट्राई करें, क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है। सारे वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप देख सकते हैं पूरे वीडियो को। तो ये पोजीशन वेक्टर, जनरल वेक्टर, आपका कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट होता है इसके साथ। अच्छे से प्रैक्टिस करें और सारे नोट्स इसके ज़रूर बनाएं और आपके होमवर्क में सबमिट करें भाई। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। कर लेंगे भाई इतना सभी कंप्लीट, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी। बेस्ट ऑफ लक।